Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूनिट 2 के बारे में, जो हमारी एमआरआई इंस्ट्रूमेंटेशन। इसमें हम जो है टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा टाइप्स ऑफ एमआरआई मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल। इसके अलावा ग्रेडियंट कॉइल्स एंड स्पिन इको सीक्वेंस या बेसिकली टेक्निक्स क्या है, शिमिंग एंड शील्डिंग मेथड्स के बारे में। So please watch the previous video also. Before watching this, the link is given in the description. So let's begin. एमआरआई में जो है मेन मैग्नेट के बारे में जानेंगे। मेन मैग्नेट, तो जो एमआरआई में मेन मैग्नेट है वह बेसिकली हार्ट ऑफ एमआरआई होती है, यानी कि जो मेन ऑपरेशन है वह मेन मैग्नेट के बिना जो है वो नहीं हो सकता। तो जो मेन मैग्नेट है वह पावरफुल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, जिसको हम B0 कहते हैं। तो मेन मैग्नेट है वह एमआरआई स्कैनर में वह क्रिएट करती है पावरफुल स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड को, जिसको डिनोट किया जाता है B0 से, जो नेसेसरी होती है प्रोटॉन को अलाइन करने के लिए, जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने जाना था कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में के इन्फ्लुएंस में आने के बाद जो हमारे हाइड्रोजन प्रोटॉन है वह पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाते हैं। तो बेसिकली इसलिए अलाइनिंग प्रोटॉन इन दी बॉडी के जो प्रोटॉन है वो अलाइन करने के लिए वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये मेन मैग्नेट होती है, जिसके द्वारा होते हैं। ये हार्ट ऑफ द एमआरआई सिस्टम होती है और इन्फ्लुएंस करते हैं ये इमेज क्वालिटी को, सिग्नल स्ट्रेंथ को और स्कैन ड्यूरेशन को। तो ये सब इन चीज को जो है फैक्टर को मैटर करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एमआरआई मैग्नेट। तो एमआरआई की जो मैग्नेट है वह 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट हमारा टाइप है परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट जो है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जिसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, 0.4 टेस्ला से जो है बिलो होती है। एनर्जी एफिशिएंट होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, वेरी हैवी एंड बल्की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। और लिमिटेड टू लो फील्ड एप्लीकेशन ड्यू टू साइज कंस्ट्रेंट, साइज की वजह से जो है लो फील्ड ऑपरेशन में बेसिकली लिमिटेड यूसेज होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट का। तो जो मेन मैग्नेट है या तो वह परमानेंट मैग्नेट की बनी होगी, या हमारे बाकी अदर 2 टाइप है, जैसे कि रेजिस्टिव मैग्नेट है और हमारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट है। तो परमानेंट मैग्नेट में क्या है, लो फील्ड स्ट्रेंथ होती है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो है बनी होती है, मटेरियल की बनी होती है। अब बात करते हैं रेजिस्टिव मैग्नेट की। तो रेजिस्टिव मैग्नेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो कॉपर वायर की बनी होती है, जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ 0.2 से 0.3 टेस्ला के अराउंड होती है। और ये लो इनिशियल कॉस्ट होती है, बट ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो हाई होती है, यानी कि आप जो इनिशियली अगर आप परचेज करेंगे तो उसकी जो कॉस्ट है वह कम होगी, बट जो उसको ऑपरेशन करने की, यानी कि आपको जो है एमआरआई मशीन रन करनी है, तो उसमें जो है हाई ऑपरेशन कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल करंट की रिक्वायरमेंट होती है कंटिन्यूसली बेसिकली आपके पास जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई होनी चाहिए। बिना इलेक्ट्रिकल सप्लाई के जो है ये बेसिकली रन नहीं कर पाएगी। तो रेजिस्टिव मैग्नेट है और इसमें जो है सिग्निफिकेंट जो है हीट प्रोड्यूस होती है ज़्यादा मात्रा में, जिसमें कूलिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है हमारा सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट। ये बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज्ड है क्लिनिकल एमआरआई में, जो आज के सिनेरियो में वो हम सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। फील्ड स्ट्रेंथ जो है टिपिकली इसकी 1.5 टेस्ला से 3 टेस्ला हो सकती है, या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। मैक्सिमम 7 टेस्ला तक जो है इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जा सकती है। अब मटेरियल की बात करें तो जो इतनी हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसमें मटेरियल भी अच्छा होता है। तो ये सुपर कंडक्टिंग वायर होती है, जो वह वायर होती है वह नियोबियम और टाइटेनियम एलॉय की बनी होती है, यानी कि टाइटेनियम और नियोबियम को जो है मिश्रित करके एक धातु बनाई जाती है, उस एलॉय की बेसिकली वायर होती है। और इसको कूल्ड किया जाता है क्रायोजेनिक टेम्परेचर से, जिसका बेसिकली नाम है बेसिकली लिक्विड हीलियम से बेसिकली इसको ठंडा रखते हैं। तो बेसिकली सुपर कंडक्टिंग वायर है वह हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो उसको कूलिंग रखने के लिए लिक्विड हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाईली स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड है। स्टेबल इसमें इसलिए कहा गया है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वह कम या ज़्यादा हो सकती है प्रीवियस जो मैग्नेट्स है उनके केस में, बट इस केस में जो है
वो हाईली जो है स्टेबल रहती है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं होती है, और एक्सेलेंट इमेज क्वालिटी होती है, यानी कि जो क्वालिटी है इमेज की वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक्सपेंसिव होती है बट आइडियल फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। बेसिकली हमारी जो है ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट काफ़ी एक्सपेंसिव है, परचेज करते हैं तो काफ़ी कॉस्ट पड़ती है, बट हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होती है, आपके जो है इमेज वो है बिल्कुल क्लियर आती है, क्रिस्टल क्लियर। सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द क्लिनिकल एमआरआई। और आज के सिनेरियो में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल होता है मेन मैग्नेट के तौर पर एमआरआई में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। अगर हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है तो उससे क्या होगा? तो हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी तो ग्रेटर सिग्नल टू नॉइस रेशो होगा, यानी कि सिग्नल टू नॉइस रेशो है, ज़्यादा मात्रा में आपके पास जो है सिग्नल रिसीव होंगे एज कंपेयर टू नॉइस। नॉइस इन द सेंस है जो नॉइस, जो भी सब्सटेंस या जो भी इमेज में डिग्रेड करने में या इमेज को प्राप्त करने में यूज़ नहीं होने वाली चीज़ें जो भी होती है वह नॉइस कहलाती है। तो इसमें भी जो है सिग्नल टू नॉइस रेशो, यानी कि सिग्नल के रेशो ज़्यादा होंगे और नॉइस के रेशो कम होंगे हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होने से। बेटर इमेज रेजोल्यूशन होगा और फास्टर स्कैन होगा। हायर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से जो इमेज रेजोल्यूशन अच्छा होता है और स्कैन टाइम भी बेसिकली कम होता है। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट, बट इसमें क्या ड्रॉबैक है कि जो ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट है, यानी कि मैग्नेट से होने वाले आर्टिफैक्ट जो है वो बढ़ जाते हैं। मोर प्रोनाउंस सेफ्टी कंसर्न, इसमें हीटिंग और प्रोजेक्टाइल रिस्क वगैरह होते हैं। हीटिंग का भी आपको जो है कूलिंग सिस्टम आपको जो है बेहतर लगाना होता है। कॉमन क्लिनिकल एमआरआई सिस्टम ऑपरेट जो है वो 1.5 या 3 टेस्ला पे करते हैं। बाकी रिसर्च सिस्टम जो है वह 7 टेस्ला या उससे भी ज़्यादा तक जो है पहुंच चुका है, बट हमारे क्लिनिकल यूसेज के लिए एमआरआई 1.5 या 3 टेस्ला में यूसेज में होता है, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी कोइल्स की। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो रेडियो फ्रिक्वेंसी कोइल है वह जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी को जो है ट्रांसमिट करती है और रिसीव भी करती है, तो इसी के बारे में हम इलेबोरेटली पढ़ेंगे इसमें। तो दिस कोइल जो है ट्रांसमिटिंग दी आरएफ पल्स इनटू द बॉडी एंड रिसीविंग दी सिग्नल्स एमिटेड बाय द टिश्यू। तो फर्स्ट जो है ये टिश्यू में बेसिकली आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को सेंड करते हैं, उसके बाद जो वहाँ से रिसीव होते हैं सिग्नल्स उनको रिसीव भी करते हैं। तो दोनों काम है रेडियो फ्रिक्वेंसी का, ट्रांसमिट कोइल्स का भी और बेसिकली रिसीविंग कोइल्स का भी। ट्रांसमिट कोइल्स जो है वो डिलीवर करती है आरएफ पल्स को, जो डिस्टर्ब करता है प्रोटॉन को, अलाइनमेंट को, और रिसीवर कोइल जब वह रीअलाइन होते हैं प्रोटॉन हम अपनी प्रीवियस पोजीशन में, तो डिटेक्ट करते हैं एमिटेड सिग्नल्स को ड्यूरिंग रिलैक्सेशन के दौरान जो सिग्नल हमें रिसीव है वह भी रिसीव होते हैं रिसीवर कोइल्स के द्वारा। तो यह सब बेसिकली आरएफ कोइल्स करती है। रेडियो फ्रिक्वेंसी कोइल ये बहुत ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग का काम करती है, बहुत फंक्शन। और टाइप्स ऑफ आरएफ कोइल्स की बात करें तो अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि सरफेस कोइल है, ये स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की स्पेसिफिक होती है, जैसे कि नी की अलग है, रिस्ट की अलग है, तो उनको बेसिकली हम सरफेस कोइल बोलते हैं। उसके अलावा वॉल्यूम कोइल है, वो ब्रिज केज कोइल्स है, या हेड और बॉडी की कोइल है उनको हम वॉल्यूम कोइल्स कहेंगे। उसके अलावा फेस्ड एरे कोइल्स है, मल्टीपल स्मॉल कोइल्स टू एनहांस दी एसएनआर, यानी कि छोटी छोटी कोइल्स भी होती है जिससे सिग्नल टू नॉइस रेशो यानी कि एसएनआर को बेसिकली इफेक्टिवनेस बनाया जा सके, आपके जो सिग्नल के स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा मात्रा में आपके पास रिसीव हो। फेस्ड एरे कोइल्स भी लगाई जाती है। तो ये अलग अलग टाइप्स के हैं, ये हमारी आरएफ कोइल्स ही कहलाती है, बट जो डिफरेंट पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसके लिए अलग कोइल होती है, क्योंकि हर एक बॉडी स्ट्रक्चर अलग है और उनकी जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग फ्रीक्वेंसी है वह अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से जो है आरएफ कोइल्स को जो है डिवाइड किया गया है और बेसिकली शेप के आधार पर भी होता है। अब बात करते हैं ग्रेडियंट कोइल्स की। तो ग्रेडियंट कोइल्स वह कोइल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में क्रिएट करते हैं वेरिंग, जिससे स्पेशल एनकोडिंग होती है। स्पेशल एनकोडिंग की बात करें तो जो हमें एमआर सिग्नल्स लेने हैं उसमें बेसिकली चेंजेस करने के लिए ये ग्रेडियंट कोइल्स होती है। ये असेंशियल इसलिए होती है, इसी के द्वारा हम स्लाइस सिलेक्शन करते हैं कि कौन से बॉडी प्लेन में कितनी इमेजेस हमें लेनी है, वह डिसाइड होता है ग्रेडियंट कोइल्स के द्वारा। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी एंड फेस एनकोडिंग, जिससे डिटरमाइन किया जाता है
पोजीशन विद इन दी स्लाइस, स्लाइस के अंदर क्या पोजीशन है किस बॉडी पार्ट की, वह फ्रीक्वेंसी एंड फेस एनकोडिंग की मदद से किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ग्रेडियंट इको एंड स्पिन इको टेक्निक। अब जो स्पिन इको है, स्पिन इको सीक्वेंस में बेसिकली 90 डिग्री आरएफ पल्स का यूज किया जाता है फॉलोड बाय 180 डिग्री रीफोकसिंग पल्स, यानी कि एक हमारी 90 डिग्री आरएफ पल्स होती है और उसके बाद 180 डिग्री वाली रीफोकसिंग पल्स भी सेंड करते हैं, जो मिनिमाइज करती है ससेप्टिबिलिटी आर्टिफैक्ट को और प्रोवाइड करती है हमें ट्रू T1 और T2 वेटेड इमेज को। तो स्पिन इको में क्या होता है, हमारे पास 90 डिग्री और 180 डिग्री की दो आरएफ पल्स होती है, इनको भेजा जाता है, तो उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं स्पिन इको सीक्वेंस। स्पिन इको सीक्वेंस के अंदर दो हमारी इमेजेस आती है, T1 वेटेड और T2 वेटेड इमेज, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा बात करते हैं ग्रेडियंट इको। अब ग्रेडियंट कोइल्स से ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में बेसिकली आप जो है कंफ्यूज मत कर जाना। जो ग्रेडियंट कोइल्स है उनका काम है आपकी स्लाइस सिलेक्शन करना और कौन सी पोजीशन है किस बॉडी पार्ट की वह मेंटेन करना, और बाकी जो स्लाइस सिलेक्शन है जो उसका पूरा सिनेरियो है लोकेशन का, ट्रेसिंग का, वो सब जो काम है वो ग्रेडियंट कोइल्स के द्वारा होता है कि आपकी जो स्लाइस सिलेक्शन कितनी है और कितनी जो है थिकनेस रहेगी, ये सब जो है ग्रेडियंट कोइल्स के द्वारा होता है। और ग्रेडियंट इको है, इसमें जो है फ्लिप एंगल्स की मदद से जो है इमेज को गैदर किया जाता है फास्टर, और ये मोर सेंसिटिव होती है आर्टिफैक्ट्स के। अब जो स्पिन इको है उसमें हम यूज़ करते हैं 90 डिग्री का आरएफ पल्स, और जो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस है इसमें हम लेस देन 90 डिग्री का बेसिकली यूज़ करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 45 डिग्री जो है आरएफ पल्स का यूज़ करते हैं, तो आपको कम टाइम में जो है सिग्नल प्राप्त होते हैं, तो ये मोर सेंसिटिव होता है आर्टिफैक्ट के, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेडियंट इको सीक्वेंस हम बेसिकली हम करते हैं कैल्सिफिकेशन वगैरह को देखने के लिए, और यू कैन से कैल्सिफाइड अगर कोई भी पैथोलॉजी है उसको देखने के लिए जीआरई सीक्वेंस का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं शिमिंग और शील्डिंग के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। अब शिमिंग की बात करें तो शिमिंग आपको जो वर्ड है यह दर्शाता है कि शिमिंग होता है होमोजेनिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो चारों तरफ फैली है मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो स्ट्रेंथ को वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहे चारों तरफ, ये आपको दर्शाता है होमोजेनिटी। तो शिमिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को समान रूप से जो है वो हर तरीके से जो है इमेज को कैप्चर करने के लिए सक्षम हो, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि 1.5 टेस्ला है तो राउंड दी क्लॉक जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहे हैं तो हमेशा जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है उतनी मेंटेन रहे, उस प्रक्रिया को हम शिमिंग कहते हैं। शिमिंग दो तरह से होती है, या तो पैसिव या एक्टिव होती है। एक्टिव शिमिंग की बात करें तो इसमें एडिशनल कोयल लगाई जाती है और कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल्ड करंट टू फाइन ट्यून द फील्ड, तो इसमें अलग से कोइल्स लगाई जाती है जिसकी मदद से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल रहती है। उसके अलावा पैसिव शिमिंग है, इसमें मेटल प्लेट्स लगाई जाती है टू करेक्ट द फील्ड वेरिएशंस, जहाँ पर जो है वेरिएशंस आते हैं हमारी मैग्नेटिक फील्ड में, वहाँ पर जो है मेटालिक प्लेट्स को लगा दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वह ऑल ओवर द अराउंड जो आपके ऑपरेशन करने की जो एरिया है उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समान रहे, बेसिकली होमोजेनिटी मेंटेन रहे। तो कब करते हैं, जब हमारी नॉन होमोजेनिटी हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और शिमिंग वह प्रक्रिया है जिससे हम होमोजेनिटी मेंटेन करते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं शील्डिंग का। शील्डिंग का आपको पता होगा कि शील्डिंग होता है कि प्रोटेक्ट बोथ द एमआरआई रूम एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फ्रॉम मैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसे कि आपके पास जो है एमआर मशीन 1.5 टेस्ला के, दिस इज वेरी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, this can attracted many of the object outside from the room also। so उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास जो है काफ़ी मात्रा में ज़्यादा मैग्नेट है, उससे काफ़ी चीज़ें जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है, ऑफ कोर्स मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स। तो उसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर के एनवायरनमेंट को भी और आपके रूम के एनवायरनमेंट में भी जो चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं जिसको हम शील्डिंग कहते हैं। तो पहला है हमारा आरएफ शील्डिंग, जिसमें कॉपर और एल्यूमिनियम लगाया जाता है टू प्रिवेंट एक्सटर्नल आरएफ सिग्नल्स फ्रॉम द कंटेमिनेटेड एमआरआई डाटा। तो कॉपर और एल्यूमिनियम की मदद से जो है
RF सिग्नल्स जो है और डायरेक्शन में ना चले जाए या और डायरेक्शन से हमारे पास ना आ जाए, ये सब RF शील्डिंग की मदद से किया जाता है। इसके अलावा मैग्नेटिक शील्डिंग है लिमिट्स दी स्प्रेड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिमिट कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर दायरे में रखा जाता है। यूजिंग स्टील बैरियर, स्टील के जो बैरियर्स है वो लगाए जाते हैं और एक्टिव शील्डिंग की जाती है विद काउंटर एक्टिंग कोइल्स के द्वारा। तो बेसिकली आपका स्टील के बैरियर्स जो है काफ़ी यूसेज में आते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग में। तो स्टील के बैरियर्स लगाने से क्या होता है कि आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दायरे में ही रह जाती है, उसके आगे क्रॉस नहीं कर पाती। इसको हम जो है आगे एलेबोरेटली और पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे और भी बेहतर तरीकों के बारे में। सो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा ये टॉपिक के बारे में, MRI इंस्ट्रूमेंटेशन। इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डाउट्स होंगे प्लीज़ कमेंट ऑन दी कमेंट सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।